सही है। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। सही है। हमारे जिस्म में एक निज़ाम है, इसको बैलेंस रखने के लिए जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा सिस्टम है? इसको हम बफर सिस्टम कहते हैं। और दिस इज द पार्ट ऑफ हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म। यानी किसी भी आपके जिस्म के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए वो कौन सा सिस्टम है? तो इसमें एक सिस्टम है, इसको हम एसिड बेस बैलेंस कहते हैं। लेकिन एम बैलेंस इसको कहते हैं जब आपकी एसिड और बेस दोनों में खराबी आ जाए, एम बैलेंस आ जाए, नॉर्मल से एबनॉर्मल वैल्यू की तरफ आ जाए, इसको हम एसिड बेस एम बैलेंस कहते हैं। सही है। तो हम क्या करते हैं? क्लासिफाई एसिड बेस एम बैलेंसेस, वो क्लासिफाई करेंगे एबीजीज एनालिसिस। जो आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस को एनालाइज करते हो तो इसके आइडेंटिफिकेशन इसके फोर टाइप्स हैं। वो मेटाबॉलिक है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी खास कहानी स्टार्ट हो जाती है कि पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैस नॉर्मल रेंज जो है हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 तक, दिस इज द नॉर्मल रेंज। अगर 7.35 से कोई वैल्यू जो है कम आ जाए, इसको हम एसिडोसिस कहते हैं। अगर 7.45 से अगर वैल्यू बढ़ जाए, इसको हम अल्कोलोसिस कहते हैं। सही है। 7.45 से अगर वैल्यू बढ़ जाए तो दिस कंडीशन इज नोन एज अल्कोलोसिस। इफ द वैल्यू इज लेस देन फ्रॉम 7.35, सो वी कॉल इट एसिडोसिस या एसिडिक कंडीशन। हमारे पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम है। जो आपकी ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती रहती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास कौन कौन है? लंग्स है और किडनी है। फेफड़े क्या करते हैं? रीच कंपनसेशन, यानी तकरीबन 6 to 12 आवर्स इसके लिए दरकार होते हैं। या तो हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन इसलिए होती है जब आप हाइपर वेंटिलेट होते हो तो यू लूज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर लेते हो ड्यू टू द लॉस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लॉस कर लेते हो, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लॉस कर लेते हो तो दिस दिस कैन लीड टू, क्योंकि लॉस कर लेते हो तो डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू अल्कोलोटिक एनवायरनमेंट या अल्कोलोसिस करा देता है। सही है। आपने देखे होंगे बाद लोग जो है तेजी से सांस लेते हैं, तो आपका ये ब्रेन सिस्टम है, आप ना चाहते हुए भी कभी कभी आप हाइपर वेंटिलेट हो जाते हो, कभी कभी ना चाहे तो चाहते हुए आप हाइपो वेंटिलेट हो जाते हो। तो हाइपो वेंटिलेशन की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होता है, तो हमें फिर बाईपेप, सीपेप या वेंटिलेटर लगाने की जरूरत होती है। क्योंकि एसिडोसिस से बचने के लिए हमारा मकसद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या टॉक्सिक कंडीशन होती है, टॉक्सिक मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को, टॉक्सिक मटेरियल को क्या करें? इट शुड टू बी एक्सपेल आउट फ्रॉम योर बॉडी एंड ऑन द बेस ऑफ द आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो करा देती है। लेकिन जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न खराब में खराबी आ जाए, इधर हाइपोवेंटिलेट हो जाए या हाइपर वेंटिलेट हो जाए, दोनों कंडीशन क्या होती है? नुकसानदा होती है। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि आपका रिस्पायरेशन कितना नॉर्मल होता है, सबको पता है। अगर ये बढ़ जाए नॉर्मल रेंज से या ये कम हो जाए नॉर्मल रेंज से, दोनों कंडीशन क्या होती है? नुकसानदा होती है। तो दोनों से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, विच इज लंग्स। सही है। लेकिन ये जब ये नाकाम हो जाए तो फिर क्या करते हैं? ये खराबी ला जाती है, या अल्कोलोसिस करा सकता है या एसिडोसिस करा सकता है। सही है। तो दोनों कंडीशन वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? किडनी है। किडनी जो है वो क्या करते हैं? रीच कंपनसेशन इन 3 to 5 डेज के लिए कंपनसेशन होती है। सही है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाती है? ये है फर्स्ट लाइन में केमिकल बफर सिस्टम है। केमिकल बफर सिस्टम है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, दूसरा है फास्फेट बफर सिस्टम है, तीसरा है प्रोटीन बफर सिस्टम है। सही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या आ जाती है? फिजियोलॉजिकल है।
एक है रिस्पायरेटरी, सही है, एक है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है जो आपका लंग्स है, और रेनल मैकेनिज्म है जो क्या कराते हैं, H प्लस आयंस को एक्सक्रीशन करा देती है, एक्सक्रीट आउट कर रहती है, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो लीडिंग कोज है एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो आपने बता दिया कि और CO2 भी क्या करता है, एक्सक्रीशन, CO2 भी इज अ पार्ट ऑफ एसिडिक है, एसिडोसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो एसिडोसिस कराएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, एक्सपेल आउट होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ हाइपरवेंटिलेशन, दिस विल लीड टू द एसिडोसिस से वो कम कराएगा, लेकिन वो अल्कोलोसिस की तरफ भी लेके आ सकते हैं। तो आपका एक ब्रेन सिस्टम जो है, आपका दिमाग जो है, जो ब्रेन में, वहां पर आपका रिस्पिरेटरी सेंटर है जो उसको कंट्रोल करता है, कब आपको हाइपरवेंटिलेट होना है, कब आपको हाइपोवेंटिलेट होना है। तो ये ऑटोमेटिकली ये इसको स्टिमुलेशन मिलती है, आपके रिस्पिरेटरी जो ब्रेन में आपका रिस्पिरेटरी सेंटर, इसको स्टिमुलेशन मिलती है, सही है। लेकिन जब आपका रिस्पिरेटरी सेंटर जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो फिर क्या करता है, द पेशेंट और द क्लाइंट में गो टू द रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और द रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, इन दोनों में चल जा सकती है, सही है। तो रीनल मैकेनिज्म का क्या है, वो H प्लस आयंस को एक्सक्रीट करता है, क्योंकि H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, और पीएच कम होगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट करेगा, तो इसका भी अहम किरदार है। इसी तरह रीनल मैकेनिज्म जो है कभी कभी एक्सक्रीशन को स्टॉप करा देती है। तो स्टॉप करने का मकसद ये है कि वो अल्कोलोसिस की तरफ जब गया हो तो हुआ होता है आपका जिस्म, तो अल्कोलोसिस से बचने के लिए, वापस बैलेंस लाने के लिए वो H प्लस आयन को एक्सक्रीशन को स्टॉप कर लेते हैं। तो रीनल मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप, दोनों काम करते हैं। तो आपका फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपने पढ़ ली है, सही है। फिर पीएच क्या है, पीएच आर द की टू मेंटेनिंग स्टेबल H प्लस आयंस। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास है की कंपोनेंट्स है आपकी H प्लस आयंस को मेंटेन करने के लिए, कंसिडरेशन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में। व्हेन देयर इज टू मेनी H प्लस आयन, आपका अगर आपके जिस्म में हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अ बफर विल एब्जॉर्ब सम ऑफ देम, आपका जो बफर सिस्टम है इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और आपके पीएच को नॉर्मल की तरफ लाएगा। ये बफर सिस्टम है आपका जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। व्हेन देयर इज टू फ्यू H प्लस आयन, अगर आपके जिस्म में H प्लस आयंस की कमी होगी तो इसका मतलब अल्कोलोसिस है, तो बफर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो दोनों कंडीशन है, वन इज रिलीज रिएक्शन होगा और ग्रेव रिएक्शन करेगा। एसिडोसिस कंडीशन में क्या करेगा, ग्रेव रिएक्शन करेगा, बफर विल बी ग्रेव। व्हेन देयर आर व्हेन देयर आर टू फ्यू H प्लस आयंस, जब आपके जिस्म में हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो क्या करे, रिलीज रिएक्शन करेगा, सही है। तो मकसद ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, सही है, तो ज्यादा पैसे अपने हाथों में पकड़े तो आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, फिर जेब में रखते हो। लेकिन आपके पास जब कम आ गया, आपके हाथों में पैसे कम आ गए, नीड ज्यादा है, तो आप क्या करो, रिलीज रिएक्शन, जेब से निकालते हो। तो दिस इज सच लाइक मैकेनिज्म आपके जिस्म में चलता रहता है। तो ये यूट्यूब का लिंक है, इसको आप देख सकते हो। आपकी अब अभी आप इन द डायनामिकली स्ट्रक्चर जो है आपकी कैपिलरी से, टिश्यू लेवल से अगर ब्लड जो है एंटर हो जाता है, देखो फॉर एग्जांपल ये है ब्लड टिश्यू से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन क्या होती है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुदरती तौर पे बनती, वो हमें ग़िज़ाइयत के तौर पे हमें मिल जाती है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म होती है, व्हेन देयर इज अ डाइजेशन प्रोसेस ऑकर प्लेस, तो योर बॉडी और योर टिश्यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड की जब प्रोडक्शन होती है, क्या आपका क्या ख्याल है कि डायरेक्टली बस निकल गया लंग्स की तरफ, नहीं, लंग्स तक जाने के लिए सबसे पहले वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये कहाँ तक आएगा, ये कैपिलरी वाल है, और कैपिलरी वाल से ये ब्लड की तरफ आएगा। जब ये ब्लड की तरफ आएगा तो ब्लड में वहां पर क्या है, हमारे पास Hb मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करा देता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक अप कर लेता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने के साथ साथ वो हाइड्रोजन आयंस को भी क्या करता है, पिक अप कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले तो कर्सर आपको नजर आ रहा है, ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, आपकी मेटाबॉलिज्म की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिर कैपिलरी फिर ब्लड की तरफ आ गई, ये रग की तरफ, ये आपके रगों में ब्लड होती है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
यहाँ पर एंटर हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी का मिलाप होगा। अब इस पानी को मिलाप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड इन दोनों को मिलाप करने के लिए एक एंजाइम है। यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और इस दोनों दोनों आयंस को क्या करेंगे? मिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। When the carbon dioxide and carbon oxide both are combined together by the action of carbonic anhydrase enzyme, it will convert into the hydrogen carbonate H2CO3 बनाएगा। और H2CO3 क्या करेंगे? कार्बन H2CO3 पे कार्बोनिक एसिड इफेक्ट करेगा। एंड दिस कार्बोनिक एसिड by the by the processing of the carbonic acid on the H2CO3, it will convert into the bicarbonate। बाइकार्बोनेट पे कन्वर्ट हो जाएगा और बाइकार्बोनेट के साथ साथ H प्लस आयंस को रिलीज करेगा। सही है। और यही HCO3 फिर दोबारा अगर ये यहाँ पर ये ब्लड लेवल पे ये काम हो गया। तीसरा फंक्शन जो है आपने देख लिया कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की तरफ आया। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों मिलेंगे। कौन मिलाएगा इसको? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। दोनों के मिलने की वजह से H2CO3 में कन्वर्ट होगा और H2CO3 में कन्वर्जन के बाद कार्बोनिक एसिड जब इस पे इफेक्ट करेगा उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट और H प्लस आयन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये लंग्स की तरफ ये दोनों चले जाएंगे। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में HCO3 और H प्लस आयंस एंटर होंगे और दोबारा HCO3 को कन्वर्ट करेंगे H2CO3 में H2CO3 और H2CO3 को कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाय द ब्रीदिंग पैटर्न आपके बाय ब्रीदिंग सिस्टम जो आप सांस लेते हो ये एक्सपेल आउट हो जाएगा। सही है। और H2 वो यहाँ पर रह जाएगा और H प्लस आयंस के साथ। और जो H प्लस आयंस है इसको कौन ग्रैब करेगा? आपका Hb मॉलिक्यूल। Hb मॉलिक्यूल जस्ट लाइक वर्क लाइक अ पॉकेट। जब when there is too much when there is too much hydrogen ions in your blood, the Hb molecule will act like a grave. When there is less amount of hydrogen ions in your blood, the H plus the hemoglobin molecule will release the reaction। फिर रिलीज करेगा। तो दोनों एक्शन करेंगे। जब नीड होती है तो रिलीज करेंगे, जब नीड नहीं होती है नीड से ज्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है हाइड्रोजन आयंस होंगे इसको ग्रैब करेंगे। एड्स फॉर लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ तौर पे काम करते हैं। तो आपका ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह आपका जिस्म जो है क्या कराता है? अल्विलाइज और अल्विलाइज से फिर एक्सपेल आउट होगा लंग्स के जरिए। तो आपका लंग जो इस तरह कंपनसेशन करते हैं आपके जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी से बचा देती है। इसी तरह पूरा मैकेनिज्म है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी हमारे पास सर्कुलेशन सिस्टम है। सर्कुलेशन सिस्टम की तरफ आपका H2 आपकी सर्कुलेशन में तो पानी होता है। ब्लड जो है विदाउट वाटर पानी तो नहीं होता है। इसी तरह आपका जो टिश्यू है, टिश्यू से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड आई, इन दोनों की मजमुए को कौन कराता है? यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उसको क्या करेगा? मिलाएगा और इसको कन्वर्ट करेगा H2CO3 में। H2CO3 से दो चीजें बनती है, अभी प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने पढ़ लिए, H प्लस आयन और HCO3। इस H प्लस आयंस को कौन H प्लस आयंस को दो चीजें बरकरार रखती है। एक तो किडनी जब टू मच हाइड्रोजन आयंस होंगे तो एक किडनी एक्सक्रीट करेगा और दूसरा Hb मॉलिक्यूल इसको ग्रैब करेगा अपने साथ रखेगा। और इस HCO3 HCO3 जो है ये दोबारा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा कि आपका पीएच जो है क्या है? कम हो रहा है। ये ना आपके जिस्म में एसिडोसिस हो रहा है तो आपके ब्रेन स्टेम को क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा और आपको हाइपर वेंटिलेट करेगा। तो दिस विल लीड टू एक्सपेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तक ले आने के लिए कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है आपने ये प्रीवियस स्लाइड में पढ़ लिया कि किस तरह। ये यहाँ पर अगर आप लोग देख लेते हो तो HCO3 और H प्लस आयन ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होगा। HCO2 डायरेक्टली अल्विलर स्पेस की तरफ चला जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो आपकी प्रीवियस स्लाइड में इस तरह आप लोगों ने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। हमारे पास जो एसिड बेस बैलेंस हमारे पास बेसिकली तौर पे टू टाइप्स है, रिस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस और मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस। जो रिस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है पीएच का कम होना, पीएच का कम होना और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना।
रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का मतलब ये है कि पीएच का ज्यादा होना 7.45 से और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर जो है वो क्या है, एसिडोसिस है। जब बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, जब कम होगा तो अल्कोलोसिस होगा। इसी तरह मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है बाइकार्ब है, HCO3 है। अगर बाइकार्ब जो है कम होगा तो इसका मतलब क्या है, एसिडोसिस है। अगर बाइकार्ब जो है ज्यादा होगा तो इसका मतलब है अल्कोलोसिस है। सही है। तो मेटाबॉलिज्म में हम HCO3 को क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी एम्बेलेंसेज अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, या भी अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि रिस्पायरेटरी में एम्बेलेंसेज में जो आपका जो मेन टारगेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को हम देखते हैं। ज्यादा होना एसिडोसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एम्बेलेंसेज में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन है। बाइकार्ब ज्यादा होगा अल्कोलोसिस होगा, बाइकार्ब कम होगा तो एसिडोसिस होगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। Respiratory imbalances में हमारे पास बेसिकली रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इट रिजल्ट फ्रॉम अलवेलर हाइपोवेंटिलेशन। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये कि आप हाइपोवेंटिलेट हो गए। तो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या होगा, रिटेन होगा। तो इस कंडीशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज लेवल को हम क्या कहते हैं, हाइपरकेपनिया कहते हैं। एंड हाइपरकेपनिया इज ड्यू टू द हाइपोवेंटिलेशन और द डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास पीएच क्या है, लेस देन 7.35 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रेटर देन 45 mmHg है। तो इस CO2 एसिडोसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है यहाँ पे। रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में रिजल्ट फ्रॉम द अल्वुलर हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपोकेप्निया। हाइपोकेप्निया में मीन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया, अल्कोलोसिस का मतलब ये है, और ये हाइपरवेंटिलेशन की वजह से है। एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप हाइपर वेंटिलेशन हो करोगे तो एक्सेसिव एलिमिनेशन होगी, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेल आउट होगा। पीएच जो है यहाँ पर 7.45 से ज्यादा है, PCO2 जो है यहाँ पर 335 mmHg से कम है। 35 से 45 तक हमारा जो नॉर्मल रेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह 22 से 26 तक हमारा नॉर्मल रेंज किसका होता है, बाइकार का होता है। अगर इसमें कमी या बेशी आ जाए तो उसका मतलब ये है, अभी आपको मैंने बता दिया। अल्कोलोसिस देखो यहाँ पर एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, अल्कोलोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस में क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट इज अ सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स। हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या है, सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है। इट रिजल्ट फ्रॉम नॉन कार्बोनिक, सही है, नॉन वोलेटाइल एसिड increase in plasma with loss of HCO3 from the extra cellular fluid, causing a decrease in pH, decrease in pH। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये कंडीशन है कि एक नॉन कार्बोनिक कंडीशन है, जिसमें प्लाज्मा लेवल पे आप बाइकार्बोनेट लेवल को लॉस कर लेते हो, यानी 22 से इसका लेवल कम हो जाता है और पीएच यहाँ पे कम हो जाता है। जब भी 7.35 से पीएच कम होगा तो इसका मतलब एसिडोसिस है। लेकिन एसिडोसिस के साथ साथ आपका बाइकार्ब भी कम होता है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका बाइकार्ब लेवल कम हो गया। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में क्या होगा, इट इज अ सिस्टमेटिक रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन प्लाज्मा। यहाँ पर प्लाज्मा लेवल पे आपका बाइकार्ब लेवल बढ़ जाता है। एक्सेसिव लूज ऑफ मेटाबॉलिक एसिड्स, यहाँ पर एक्सेसिव लूज ऑफ मेटाबॉलिक एसिड जो है यहाँ पर लूज हो जाता है, कॉजिंग एन इंक्रीज। यहाँ पर पीएच लेवल यानी हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होंगे, और पीएच यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का डिक्रीज होने का मतलब ये पीएच बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना का मतलब है पीएच कम होगा, तो ये अपोजिट चलते रहते हैं। कैलकुलोसिस में हमेशा तौर पे बाइकार्ब लेवल बढ़ जाता है। तो आपको ये जबानी याद करने होंगे, तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द आर्टीरियल ब्लड वेसल्स। हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली तौर पे, पीएच, बाइकार्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नॉर्मल वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएच का नॉर्मल वैल्यू आप लोग लिख लो
7.35 से 7.45 तक ये नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, जबकि हमारे पास बाइकार्ब का वैल्यू नॉर्मल है 22 से 26 तक होते हैं, ये लिख लो प्लीज। और हमारे पास बाइकार्ब का 22 से 26 तक नॉर्मल रेंज होता है, जबकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेंज जो है 35 से लेकर 45 तक नॉर्मल रेंज होता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और अल्कनिटी बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन्स आयंस प्रेजेंट। ये बोले कि पीएच का मेजरमेंट जो है, पीएच का बुनियाद जो है वो अल्कलोसिस और एसिडोसिस पर है, और इसका बेस जो है वो हाइड्रोजन आयंस पे है। हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगा, पीएच कम होगा। हाइड्रोजन आयंस कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, अपोजिट चलते। द नॉर्मल रेंज is 7.35 एंड 7.45, ये न्यूट्रल रेंज कहलाता है। partial pressure of oxygen, the partial pressure of oxygen exerted on the arterial, the normal range, हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये 100 से 80 टू 100 है, जो हम चेक करते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फ्लोइंग फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है लंग से ब्लड की तरफ आता है। द आर्टीरियल ऑक्सीजन सिचुएशन जो है हम ऑक्सीजन प्रोब पे चेक करते हैं, जो जिसका मकसद क्या है, बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन, कि कितने परसेंट जो है आपका हेमोग्लोबिन जो है कितने परसेंट ऑक्सीजन से सिचुरेट है, बाइंड है। तो 95 से लेकर 100% ये नॉर्मल होता है। तो 95% का मतलब ये है कि 95% ऑक्सीजन जो है वो बाइंड है किसके साथ, आपके एचबी मॉलिक्यूल के साथ। आपके एचबी मॉलिक्यूल के साथ 95% क्या क्या चीज अटैच है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये है, ऑक्सीजन सिचुएशन का मकसद ये है कि व्हाट्स ऑक्सीजन सिचुएशन शो दैट। आप एक सवाल भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिचुएशन का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आपका हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। तो अगर 95% शो करे तो इसका मतलब आपका एचबी मॉलिक्यूल जो है 95% बाइंड है विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 95% से 100% तो ये नॉर्मल होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन आर्टीरियल ब्लड, आपकी कार्बन अमाउंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड में आपके अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 35 से 45 mmHg होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बाइकार्ब जो है आपका क्या है, तो 22 से लेकर 26 तक मिली एक्विवेलेंट पर लीटर जो है ये मौजूद होता है। तो आपको ये याद होने चाहिए, मेन कंपोनेंट्स फॉर आर्टीरियल ब्लड गैसेज है। स्टेप्स टू एन एबीजी इंटरप्रिटेशन, एबीजीज को आर्टीरियल ब्लड गैसेज को इंटरप्रिटेट करने के लिए, मालूम करने के लिए कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है। तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके आईसीयू, एमआईसीयू, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू। जो क्रिटिकल पेशेंट है इसको इसमें हम करते रहते हैं। एसिड बेस एवोल्यूशन इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स अ फोकस ऑन 3 ऑफ द रिपोर्टेड कंपोनेंट्स। आपको अभी मैंने बताया कि इसमें 3 कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लीज कोई अभी चैट में बता सकते हो कि पीएच नॉर्मल कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल कितना होता है, और कार्बोनेट कितना नॉर्मल होता है। प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग चैट में ये सेंड कीजिए, आप लोग ने क्या सीखा क्या नहीं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 स्टेज इंटरप्रिटेशन के लिए। इन इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग चैट में लिख लीजिए कि नॉर्मल रेंज कितने होते हैं, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट, इसके नॉर्मल रेंज कितने होते हैं, चैट में लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, सिर्फ पीएच ही बता रहे हो बस, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ रहा हूँ, बाइकार्बोनेट का भी पूछ रहा हूँ। इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा है। चलो, डिटरमाइन द एसिडिटी और एन अल्कलिनिटी एंड ब्लड, हम डिटरमाइन करते हैं। देखो स्टेप वन में सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं फॉर द एबीजीज इंटरप्रिटेशन के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है, हम के आइदर इज दिस acidosis alkalosis, a pH, if the pH of the blood is within normal range 7.35 7.45, तो हम इसको ना एसिडोसिस को कहते हैं ना अल्कोलोसिस कहते हैं। अगर पीएच 7.45 से ज्यादा हो तो इसको हम अल्कलीमिया या अल्कोलोसिस कहते हैं। अगर पीएच जो है 7.35 से कम आ जाए इसको हम एसिडोसिस या एसिडीमिया कहते हैं। अभी आप लोग बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग की,
स्टेप टू जो है, स्टेप वन में हम एसिडोसिस अल्कोलोसिस को मालूम करते हैं ऑन द बेस ऑफ पीएच। आपने ये पढ़ लिया, 7.45 से ज्यादा होगा एसिडोसिस, 7.35 से कम होगा अल्कोलोसिस। स्टेप टू में क्या करते हैं, वेंटिलेशन मालूम करते हैं, रेस्पिरेटरी एस्पेक्ट थ्रू PSO2, यानी 35 से 45 तक नॉर्मल होता है। तो अगर 35 से कम होगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभी देख लो। हाइपोवेंटिलेशन हाइपरकेपनिया, सही है, हाइपोवेंटिलेशन हाइपरकेपनिया। अगर हाइपरकेपनिया होगा तो इसका मतलब ये 45 से अगर वैल्यू आपका ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब यू आर हाइपोवेंटिलेट, और आप हाइपरकेपनिया की तरफ चले गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है आपके जिस्म में। तो ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिटेंशन की वजह से आप रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की तरफ चले गए हो। दूसरा हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन है, जिसका मतलब ये हाइपोकेप्निया है आपको, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एलिमिनेट हो रहा है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू 35 से कम हो रहा है। तो इसका मतलब यही है, सही है। तो जब 35 से कम होगा तो यू बिकम रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस की तरफ आप गए हो। तो आप दूसरा स्टेप जो है आप ये करते हो कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस है। एसिडोसिस में ये होगा कि आपका पीएच जो है कम होगा और आपका वैल्यू जो है 45 से बढ़ेगा। अगर आपका वैल्यू जो है 35 से कम होगा और पीएच जो है ज्यादा होगा तो इसका मतलब रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। स्टेप टू आपने पढ़ लिया। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, आप लोग इसको जबानी याद करोगे। स्टेप थ्री में क्या करोगे आप, आपका काम है बाइकार्ब के साथ, सही है, एसिड बेस इम्बैलेंस थ्रू HCO3। आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रहे हो या अल्कोलोसिस में जा रहे हो, तो इसको क्या करें, इन मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में आपका बाइकार्बोनेट जो है 26 मिली एक्विवेलेंट से बढ़ जाता है, सही है। बेसिक असल में इसका जो नेचर है HCO3 का, बाइकार्ब का नेचर है अल्कोलोसिस, सही है। बेसिक एनवायरनमेंट है, जब बढ़ेगा नॉर्मल से तो अल्कोलोसिस होगा, जब नॉर्मल रेंज से कम होगा तो ये एसिडोसिस होगा, सही है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। स्टेप फोर में क्या करते हैं, आप कंपनसेशन यूज करते हो। कंपनसेशन का मतलब ये है जब कोई खराबी आ रहे हैं तो उसको इससे बचने के लिए आपका जिस्म क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। कंपनसेशन इन्वॉल्व द अपोजिट, दैट इज इफ अ मेटाबॉलिक एसिड इम्बैलेंस, अगर आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म एसिड इम्बैलेंस होता है, सही है, हैज occur in the body, it will be compensated by respiration। तो आपका देखो, अगर आपके मेटाबॉलिज्म में खराबी आती है तो उसको कंपनसेट कौन करता है, रिस्पायरेशन, आपका लंग्स करता है, सही है, आइदर थ्रू हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन, सही है। इसको या तो हाइपर वेंटिलेशन करता है या हाइपो वेंटिलेशन करता है। हाइपर वेंटिलेशन कब होगा, जब आप एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जाओगे। हाइपर वेंटिलेशन कब होगा, जब आप अल्कोलोसिस की कंडीशन होंगी। हाइपर वेंटिलेशन ये होगा कि यू हैव टू नीड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, सही है। दिस इज टर्म एज रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, सही है। तो जब आपकी मेटाबॉलिज्म एसिड इम्बैलेंसेस होती है तो रिस्पायरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिडोसिस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन होती है। अल्कोलोसिस कंडीशन में हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोवेंटिलेशन ये होगी कि आपको रिटेन करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन आपका अगर आपका रिस्पायरेशन में अगर एसिड इम्बैलेंस होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जोकर रेनल मैकेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट मेटाबॉलिक कंपनसेशन, दिस इज टर्म एज मेटाबॉलिक कंपनसेशन, इसमें अहम किरदार होता है। फिर हमारे पास क्या है, एन एबीजी शोइंग कंपनसेशन बोथ partial pressure of carbon dioxide and bicarbonate are abnormal and do not correspond with each other। हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ कंपनसेशन होती है, कौन कौन से, नो कंपनसेशन, अगर पीएच जो है आपकी नॉर्मल रेंज में नहीं होते तो इसका मतलब कोई कंपनसेशन नहीं है। अगर पीएच पीएच जो है, यानी फॉर एग्जांपल 7.35 से 7.45 इन दोनों रेंज में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नो कंपनसेशन होगा, डायरेक्टली आप बता देयर इज नो कंपनसेशन। लेकिन आपका अगर पीएच नॉर्मल होता है, लेकिन फिर आप बता सकते हो पार्शियल कंपनसेशन में क्या होता है, पीएच इज एबनॉर्मल, यहाँ पर पीएच इज एबनॉर्मल होता है या टुवर्ड नॉर्मल, तकरीबन पार्शियल में ही। लेकिन कंप्लीट कंपनसेशन में क्या होता है, पीएच नॉर्मल रेंज में होता है लेकिन या बाइकार जो है एबनॉर्मल रेंज में होता है, या आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एबनॉर्मल रेंज होता है। एबनॉर्मल रेंज फॉर एग्जांपल 35 से कम हो, या एबनॉर्मल रेंज आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 45 से ज्यादा हो। इसी तरह का बाइकार का एबनॉर्मल रेंज 22 से कम हो या 26 से ज्यादा हो, तो दिस इज द एबनॉर्मल रेंज।
सही है। तो अगर पीएच नॉर्मल रेंज में हो और या पार्शियल प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू जो है एबनॉर्मल हो या बाइकार्ब का वैल्यू जो है एबनॉर्मल हो, तो इसका मतलब देयर इज कंप्लीट कंपनसेशन। यहाँ पर देख लो, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है आप लोग के अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के लिए कि पार्शियल पीएच जो है, फॉर एग्जांपल आपका पीएच कम हो रहा है तो इसका मतलब एसिडोसिस है ना। पार्शियल प्रेशर आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, सही है, और बाइकार्ब जो है वो कंपनसेट करेगा। आप लोगों को मैंने बता दिया कि रिस्पायरेशन में में आपका जो बाइकार्ब है वो कंपनसेशन काम कर एज अ कंपनसेशन काम कर देता है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक में क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, और इसको और यहाँ पर मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होता है। सही है। यहाँ पर पीएच कम है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और रिस्पायरेटरी क्या है, यहाँ पर रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सही है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया कि HCO3 का नेचर है अल्कोलोसिस है, लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट की तरफ गए हैं। वाइल अल्कोलोसिस में क्या है, अल्कोलोसिस में पीएच बढ़ेगा, दोनों में, आइदर रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस और आइदर द मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। यहाँ पर यहाँ पर रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होगा, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, लेकिन मेटाबॉलिक में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कंपनसेशन बढ़ेगा। यहाँ पर बाइकार्ब जो है, यानी रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में बाइकार्ब जो है डिक्रीज होगा एज अ कंपनसेशन में। तो देखो दोनों जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट दोनों एक जैसे जा रहे हैं बैलेंस में। यहाँ पर तीनों एक जैसे जा रहे हैं, किसमें, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में पीएच भी बढ़ गया, PCO2 भी बढ़ गया और HCO3 भी बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में चलता रहता है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन स्टेटस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिचुएशन 80 टू 100 mmHg इसका प्रेशर होता है, और 95 से 100 तक mmHg ये नॉर्मल ऑक्सीजन सिचुएशन है। चेक फॉर नॉर्मल, हम ये नॉर्मल रेंज के लिए हम चेक करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन सिचुएशन। अगर इसकी इफेक्ट होता है अल्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अल्ट्रेशन आ जाए, इसके प्रेशर में कमी पेशी आ जाए, तो ये क्या करते हैं, हाइपोक्सीमिया कराते हैं, आपकी ऑक्सीजन सिचुएशन में कमी ला सकती है। तो ये आपको पता हो नॉर्मल है। टिप्स, क्या टिप्स होते हैं, रिमेंबर डेट विद रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कंपेयर द पीएच इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये टिप्स ही आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा कि रिस्पिरेशन में हम किस चीज को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं और पीएच को देखते हैं। एज अ पीएच डिक्रीज, अगर पीएच जो है डिक्रीज होता है 7.35 से, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना चाहिए, किसमें, एसिडोसिस एनवायरनमेंट, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में। इफ द पीएच राइज, अगर पीएच बढ़ गया 7.45 से, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर कम होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल रेंज है जो हमने अभी पढ़ लिया। ए पीएच, अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएच कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो रहा है, पीएच कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये रिस्पायरेटरी प्राइमरी प्रॉब्लम विद रिस्पायरेशन है। तो ये यानी एसिडोसिस की तरफ चल रहा है। अगर पीएच जो है डिक्रीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक नेचर है। रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में अपोजिट चलता है, पीएच या अगर डिक्रीज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, अगर पीएच इंक्रीज हो गया फॉर एग्जांपल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। लेकिन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में सेम डायरेक्शन में चलते हैं, पीएच डिक्रीज और बाइकार भी डिक्रीज, पीएच इंक्रीज बाइकार भी इंक्रीज, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, सही है। आप लोग ने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर प्रीवियस स्लाइड की तरफ अगर दोबारा चलते हो तो ये है देखो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में बैलेंस चलता है, लेकिन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में अपोजिट, पीएच और ये चीजें अपोजिट चलते हैं, ये दोनों देखो बैलेंस चलते हैं, सॉरी।
रिस्पायरेशन में देखो तीनों बैलेंस। रिस्पायरेशन में क्या आते हैं, तीनों इम्बैलेंस, अपोजिट चलते हैं। पीएच या तो डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीजें इंक्रीज हो रहा है। तो हमने ये बता दिया, अगर आपका पीएच डिक्रीज या इंक्रीज और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों अपोजिट चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर आपका पीएच और का बाइकार जो है बैलेंस चाह रहे हैं, दोनों इंक्रीज, बाइकार भी इंक्रीज, अगर पीएच डिक्रीज बाइकार भी इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या है, आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो आपको ये जबानी याद होनी चाहिए। देखो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच तो डिक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और SU3 नॉर्मल होता है। रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होता है, रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में पीएच इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज और ये बाइकार नॉर्मल होता है। अभी मेटाबॉलिक में हमने कहा कि अपोजिट चलते हैं, पीएच डिक्रीज, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉर्मल रेंज में है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या चीज है, बाइकार्ब है, वो डिक्रीज हो गए। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में पीएच इंक्रीज, एक चीज नॉर्मल है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में बाइकार्ब जो है बढ़ गया है। फिर हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। केस नंबर 1, हमारे पास एक 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट विथ, यहाँ पर हम